आदाब, मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर प्राइम डिबेट में आपका इस्तकबाल करते हैं। फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और सियासी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कई लीडरों ने फारूक अब्दुल्ला के मुतनाज़ा बयान को मुल्क मुखालिफ बयान करार दिया है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुल्क मुखालिफ बयान देकर मुल्क को बदनाम कर रहे हैं। संबित पात्रा ने यह भी कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयानात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। संबित पात्रा ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को तशवीशनाक और अफसोसनाक बताया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 को हटाए जाने की वजह से ही हिंदुस्तान के तई चीन के रुख में सख्ती आई है। उन्हें उम्मीद है कि चीन की हिमायत से जम्मू और कश्मीर में फिर से दफा 370 का निफाज मुमकिन हो सके। फारूक अब्दुल्ला के इसी बयान पर उनके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, जबकि दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पार्टी सदर के बयान की वजाहत करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बचाव किया है। तो इसी खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हम आपको बारी बारी से इनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं मोहित भान, जो तर्जुमान है पीडीपी के, आपका इस्तकबाल है, और जीएल रैना है तर्जुमान बीजेपी जम्मू कश्मीर और एक्स एमएलसी भी है, आपका भी इस्तकबाल है प्राइम डिबेट में। और जावेद बेग है पॉलिटिकल एनालिस्ट, साथ ही रविंद्र शर्मा चीफ स्पोक्स पर्सन कांग्रेस जम्मू कश्मीर। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मैं जीएल रैना साहब आपके पास आऊंगा और मेरा ये सवाल है कि फारूक अब्दुल्ला के इस बार का जो बयान है उसमें खास तौर से कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा जुमला है जिस पर इस तरह की बरहमी बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है? ऐसी कोई एक हिस्सा नहीं है, ये सारे का सारा स्टेटमेंट ही ऐसा है जो न केवल देश के खिलाफ है, जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ है, और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जो आदत है, जो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी और पर्सनल या पॉलिटिकल हिस्ट्री में उनकी रही है, वो इस प्रकार से रही है कि वो लोगों के हित का नहीं है, वो उनके सिर्फ पर्सनल और अपनी पार्टी और अपनी फैमिली के हित में जो रहता है उस प्रकार का स्टेटमेंट है। वो थ्री नेशन थ्योरी के तरीके से इसको दूसरे देश की इंटरवेंशन, और वो भी किस प्रकार का इंटरवेंशन, वो कहते हैं कि हम उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हैं, हम चीन की ऑक्यूपेशन में जाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार का स्टेटमेंट सेडिशियस ही नहीं है, ट्रेचरस है, लोगों के साथ धोखा है और फारूक अब्दुल्ला की पर्सनैलिटी को डिपिक्ट करता है। इसलिए ये डेफिनेटली देशद्रोह बनता है, ट्रेचरस बनता है, सेडिशियस बनता है। मोहित भान भी हमारे साथ जुड़े हैं, पीडीपी के तर्जुमान है। मोहित, क्या ये जो लाइन ऑफ एक्शन है एलएसी को लेकर चीन की जो जारियत देखी जा रही है, जो महसूस किया जा रहा है, और उसके हवाले से फारूक अब्दुल्ला का ये बयान, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो अभी बातें यहां पर रैना साहब ने कही हैं? शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। मैं इस सवाल का जवाब दो हिस्से में देना चाहूंगा। पहली बात तो देखिए, फारूक साहब ने जो भी ये बयान चाइना के हवाले से दिया है, ये किसी भी तौर से हम ये तो नहीं कहेंगे कि हमें चाइना की दखलंदाजी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर के किसी भी मसले को हल करने के लिए। हमें ना अमेरिका का सपोर्ट इसमें चाहिए, ना चाइना का इसमें सपोर्ट हमें चाहिए। हम अपनी लड़ाई खुद अपने दम पे लड़ेंगे और डेमोक्रेटिक वेज से, और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे इदारे इस मुल्क में है जिसके थ्रू हम लड़कर ये अपना 370 और 35A की क्या जो हक हमसे छीना गया है, इसकी लड़ाई हम बदस्तूर जारी रखेंगे और हम ये वापस भी लेकर आएंगे। लेकिन इसमें एक दूसरा पहलू जरूर देखने की जरूरत है कि ये फारूक अब्दुल्ला, जिन्होंने अपनी पार्टी के 3-4 हजार पॉलिटिकल वर्कर कुर्बान किए हिंदुस्तान का परचम कश्मीर में जिंदा रखने के लिए, ये फारूक अब्दुल्ला, जिनके वालिद साहब ने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट को चीफ मिनिस्टर में तब्दील किया और यहां के लोगों को यह समझाया कि हमारा जो मुस्तकबिल है वो हिंदुस्तान के साथ बहुत अच्छा है। मतलब
अपने आप की जो हिंदुस्तानी होने की जो क्रेडिबिलिटी ये दिखा सकते थे, मेरे को लगता है उसके सारे पैमाने उन्होंने पार कर दिए पिछले 70 साल के अंदर। ऐसे फारूक अब्दुल्ला को आपने 1 साल के लिए नजरबंद रखा, उनके ऊपर पीएसए लगाया, उसके बाद अगर उनकी कोई फ्रस्ट्रेशन है उसको सुना नहीं जा रहा है, तो ये देख इस बात के ऊपर जोर डालना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना जरूरी है कि जो इंसान जिसके वालिद ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की पोस्ट को चीफ मिनिस्टर के अंदर बदला, आज उसी इंसान को हिंदुस्तान के साथ इतना क्या तकलीफ है, आज उसी इंसान को हिंदुस्तान से इतना रोष है, वो इससे किस चीज से उदास है, किस चीज से उनका जो नजरिया है वो इतना जहर भरा हो गया है या इतना नफरत भरा हो गया है, इस चीज के ऊपर बात करना जरूरी है। और जो भी मरकज की सरकार है, मौजूदा सरकार है, इनको फारूक साहब से बात करके समझना चाहिए। आप फारूक मरकज की सरकार को फारूक साहब से बात करना चाहिए। जाहिर सी बात है, मैंने जैसा पहले बताया कि बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है वो बयान मुल्क मुखालिफ बयान है, लेकिन इसके क्या और पहलू निकल रहे हैं, इस पर बातचीत हम कर रहे हैं। रविंद्र शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के जम्मू कश्मीर में। रविंद्र, आपसे मेरा सवाल यह है कि जब संबित पात्रा ने फारूक अब्दुल्ला के बारे में यह कहा कि फारूक अब्दुल्ला का यह बयान जिसमें वो चीन का हवाला दे रहे हैं 370 को फिर से नाफिज के जाने को लेकर, यह बयान न सिर्फ अफसोसनाक है बल्कि तशवीशनाक है और यह मुल्क मुखालिफ है, लेकिन तब उन्होंने राहुल गांधी का भी नाम लिया और कहा कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। रविंद्र शर्मा, देखिए, पहली बात तो यह है कि डॉक्टर फारूक साहब के इस बयान से हम बिल्कुल असहमत हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। ये देश का आइन कहता है और जम्मू कश्मीर का वो आइन जिसको इन्होंने खत्म कर दिया, उस आइन में जिसके हिस्सा जो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला भी रहे। जम्मू कश्मीर का हलाक जो हिंदुस्तान के साथ हुआ उसमें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का भी बहुत बड़ा रोल रहा। ये ठीक बात है, उन्होंने हिंदुस्तान का साथ दिया, टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। जम्मू कश्मीर वाहिद वो स्टेट थी जो कि बॉर्डरिंग पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पे देश बना था, उस वक्त जो है वो पंडित नेहरू और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो रोल रहा है, आज जो इतिहास जो लोग मर्जी कहें, लेकिन वो इतिहास में लिखा है। महाराजा हरि सिंह ने उसका जरूर दस्तखत किया, लेकिन उसको पूरा सपोर्ट किया। और उसके बाद आज ये बयान कहना कोई तीसरे मुल्क की दखल जम्मू कश्मीर या किसी मामलात में हो नहीं सकता, चाइना हो पाकिस्तान हो। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगा कि अगर आपको कोई गुस्सा भी है तो आप देश की भावनाओं की कदर करिए। देश की सेंटिमेंट्स जो हैं वो नेशनलिस्ट और देशभक्त के सेंटिमेंट्स जो है उस पर कोई राजनीति करना वो ठीक नहीं है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला के इस बयान से हम असहमत हैं। हालांकि चाइना कोई पार्टी नहीं है। चाइना और पाकिस्तान नाजायज कब्जे में हमारी धरती पे जम्मू कश्मीर की जो स्टेट हिंदुस्तान के साथ असीद कर गई, उसका कुछ हिस्से पे पाकिस्तान और चाइना मिलकर कब्जा किया हुआ है, उनको वो खाली करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ संबित पात्रा या भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी के नाम लिए बगैर रोटी भी हजम नहीं होती। इसलिए जिस पार्टी के दो प्रधानमंत्री शहीद हुए हों इस देश की एकता और अखंडता के लिए, यही तो बदकिस्मती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस किस्म की बयानबाजी करती है वो एक बयानबाजी से आतंकवाद फैलाती है इस देश के अंदर। और उनके ये बयानबाजी जो है वो 70 साल में ऐसी बयानबाजी नहीं देखी गई। लेकिन बहरहाल हमें उनसे कोई सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। रविंद्र शर्मा का कहना है कि इन्हें राहुल गांधी के बारे में बीजेपी या किसी भी दूसरी पार्टी से देशभक्ति का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे से बीच है जावेद बेग जो सियासी तजरिगार है। जावेद बेग साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि आपने 3 अलग अलग पार्टियों का वर्जन अभी सुना। फारूक अब्दुल्ला का बयान जाहिर है आपने सुना पढ़ा होगा और उस पर बीजेपी की जो बरहमी है, साथ ही पीडीपी ने जो रिएक्शन दिया है, कांग्रेस का जो रिएक्शन है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सियासी तजिया निगार के हैसियत से आप फारूक अब्दुल्ला के बयान को किस तनाजुर में देखते हैं और क्या इसे कंडेम नहीं किया जाना चाहिए? जावेद बेग साहब को मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल अब आ रही है। शुक्रिया जनाब मुझे मौका देने का। जी शुक्रिया। फारूक अब्दुल्ला साहब का ये एक ब्रांड रहा है कि जब वो पावर में होते हैं, वेन एवर मिस्टर फारूक अब्दुल्ला और हिज पार्टी इज इन पावर, ही इज मोर लॉयल देन किंग। आउट ऑफ पावर he always shows frustration, and these are the very symptoms of his frustration. These are मेरे हिसाब से
desperate attempts of attention grabbing. ये फारूक अब्दुल्ला साहब का ब्रांड है. हमें फारूक अब्दुल्ला साहब को सीरियसली नहीं लेना चाहिए. जम्मू कश्मीर की अवाम फारूक अब्दुल्ला साहब या उनकी पार्टी को सीरियसली नहीं ले रही है. वो तो पोस्ट एब्रोगेशन सबने देख लिया. नई दिल्ली उन्हें सीरियसली नहीं ले रही है. लेकिन हमें एक चीज को सीरियसली लेना चाहिए. हमारे मुल्क बिलखुसूस जम्मू कश्मीर और बिलखुसूस वादिया कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए. जिस चाइना की बात फारूक अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, ये वही चाइना है जिसने यूगुर के मुसलमानों के साथ ऐसी दर्दनाक तरीके से पेश आया. इंसानियत शर्मसार हो गई. आप खुद देखिए यूगुर में क्या किया चाइना ने. क्या फारूक अब्दुल्ला साहब उसी चाइना को कश्मीर में लाना चाहते हैं? कश्मीर एक मुकद्दस जगह है, सूफियों की, ऋषि मुनियों की जगह है. यहां पे चाइना जैसा कोई भी नहीं आ सकता है. चाइना तो हमारे एक हिस्से पे इस वक्त काबिज है. मैं बहुत अप्रिशिएट करता अगर फारूक अब्दुल्ला जैसे सीनियर लीडर अक्साई चीन की बात करते. हमें निंदा करनी चाहिए, कंडेम करना चाहिए फारूक अब्दुल्ला जैसे एक टॉल लीडर के इस इर्रेस्पॉन्सिबल लेकिन मैं जावेद बेग साहब आपके भी इस माहौल में थोड़ा आपको ये कहना चाहूंगा कि हमारे वजीर आजम ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि हमारी जमीन पर किसी ने कब्जा नहीं किया हुआ है, न तो कोई हमारी जमीन के अंदर आया है और न ही किसी ने ऐसा किया है, बल्कि जो भी हालात हैं उसका मजबूती से मुकाबला हमारे जवान कर रहे हैं. आगे बढ़िया जिस बात को आप कह रहे थे. जी जनाब, बिल्कुल हमें हमारे जवानों पे पूरा विश्वास है. हमें फख्र है हमारे जवानों पे जो अपनी जान पे खेलकर दुश्मन को हमारी सरजमीन पे आने नहीं दे रहे हैं. मैंने अक्साई चीन की बात की. अक्साई चीन तो हमारे हमसाया ने चाइना को दे दिया, ये जानते हुए भी कि कम्युनिस्ट पार्टी इस्लाम के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है. आप तिब्बत के जो मुसलमान हमारे कश्मीर में रह रहे हैं उनसे पूछिए चाइना क्या है. यारकंडी कम्युनिटी, युगुर्स को हम यारकंडी कहते हैं, उनसे पूछिए चाइना क्या चीज है. वो तो इंसानियत के दुश्मन है. जो लोग इंसानियत के दुश्मन हो सकते हैं वो कश्मीर में कहां से आएंगे? मुझे लग रहा है फारूक अब्दुल्ला साहब चूंकि उम्र दराज है, जयीफ है, उन्हें सियासत से किनारा कशी लेनी चाहिए. पिछले 1 साल की डिटेंशन की वजह से शायद मुझे लग रहा है वो जहनी तौर से मौजूर हो गए हैं. फारूक अब्दुल्ला साहब को ऐसे बयानात और ऐसी जगह, कश्मीर एक हाईली सेंसिटिव जगह है, यहां पे ऐसे गैर इरेस्पॉन्सिबल बयानात देकर वो यहां के अवाम में फूट डालना चाहते हैं. जी स्ट्रांगली कंडेम दिस. आपने नाज़रीन तमाम लोगों को सुना. सब एक सुर में ये बात को कह रहे हैं कि अगर कोई मसला, अगर कहीं किसी तरह की कोई बात है भी तो हम इसमें किसी भी दूसरे तीसरे मुल्क का नाम कैसे ले सकते हैं. एक बार फिर से मैं रुख करूंगा जीएल रैना साहब का, जो बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान है और एमएलसी है, एक्स एमएलसी है. राणा साहब, जो बातें आपने कही है लगभग उसी लाइन पे सारे हमें कमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या उनको इसी तरह से लिया जाए कि वो ऐसा कभी कह दिया करते हैं, या फिर ये कि इसको वाकई बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए और इस बारे में उनसे एक सवाल जवाब भी हो, उनकी कहीं जिम्मेदारी तय हो? देखिए, ये तो कोई भी जो समझदार व्यक्ति है, जो देश के साथ मोहब्बत करता है, प्यार करता है, वो इंसानियत के साथ मोहब्बत करता है, वो चीन जैसे देश के साथ कभी कोई संबंध रखने का इच्छा नहीं कर, जिन्होंने सारी दुनिया को वुहान का ये जो वायरस दिया है, इस प्रकार का पेंडेमिक दिया है, ऐसे चीन को बुलाना या उसके साथ कोई हमदर्दी रखना ये कोई समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता. लेकिन हमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की इस राजनीति को भी समझना चाहिए. ये बिल्कुल जावेद बेग साहब सही कह रहे थे कि उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उनकी डेस्परेशन है, क्योंकि वो जल बिन मछली जैसे रहती है, पावर के बगैर वो रह नहीं सकते हैं और उनको लोगों का मुफाद भी नहीं है उनकी नजर में. उनके लिए सिर्फ पर्सनल पावर और पर्सनल पार्टी का पावर वो चाहिए. लेकिन हम उनको सीरियसली किस बात पर लें? लीडर का काम क्या होता है? अगर लोगों में भी कोई ऐसी बात होती है, वो उसको लीड करते हैं, वो मौके के हिसाब से अपने स्टैंड्स बदला नहीं करते हैं. एक बार अगर जैसे पहले तो वैसे मैं एक चीज और क्लियर कर लूं, मोहित बान साहब ने एक बात करी कि शेख अब्दुल्ला साहब ने प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बना दिया. गलत है, वो सादिक साहब के समय में हुआ था. शेख साहब ने तो फिर जो पॉलिटिकल क्या कहते हैं विल्डरनेस, सियासी आवारागर्दी खत्म करते हुए
कुर्सी को पकड़ लिया, कुर्सी को हड़प लिया, वो भी कांग्रेस पार्टी के। बहरहाल वो दरअसल मुझे लगता है कि वो बाजी और तारीख का एक हवाला इसलिए देना चाह रहे थे कि इस तरह की सोच जब किसी के जहन में आती है तो वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। बहरहाल जी राणा साहब। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं, सियासी इख्तलाफ हो सकते हैं। आप किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी के मुंह के साथ आप डिफरेंसेस रख सकते हैं, लेकिन मुल्क के साथ डिफरेंसेस नहीं हो सकते। आप छोड़ दीजिए उगलियर को भी, तिब्बतियंस को भी। आज पाकिस्तान जो एक तरीके से वेसल स्टेट है चाइना का, उनके लोगों के साथ चाइना का व्यवहार कैसा करता है। कोई भी लीडर जिसको लोगों के साथ हमदर्दी होगी, वो कैसे चाइना के जैसे कंट्री को ये चाहेगा कि वो हमारे देश में आ जाए, हमारे लोगों पर वो हुकूमत करे। लेकिन एक बार मैं फिर से रुख करूंगा मोहित भान साहब का। मोहित भान साहब, जो उनके जो इस पूरे डायलॉग में, उनके स्टेटमेंट में दो बातें हैं। एक बात तो ये है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा कि उसमें जो किसी भी दूसरे या तीसरे मुल्क का जब नाम आता है कि उसका हम सहारा ले सकते हैं या हमें उम्मीद है कि उसकी वजह से ऐसा हो सकता है, इसे तो बहरहाल हर हाल में कंडेम किया जाना चाहिए, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस वजह कर वो ये बात कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो हमारे लोग हैं, जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, उनके लिए कुछ बेहतर होगा? मतलब क्या पीडीपी का भी ये स्टैंड अभी बरकरार है कि 370 का जो एबॉलिशन है ये प्रॉपरली नहीं हुआ? मैं उनके हवाले से बात कर रहा हूं मोहित भान। देखिए, मैं इत्मीनान से मैंने सभी को सुना। मैं चाहूंगा कि मेरे को बस 2 मिनट इत्मीनान से बात करने का मौका मिले। देखिए, फारूक अब्दुल्ला साहब, हम सिर्फ एक कयास लगा सकते हैं उन्होंने ये कैसे बोला, क्यों बोला। इसका बेहतर जवाब तो फारूक साहब ही दे सकते हैं, और ना मैं उनका स्पोक्स। क्योंकि उनके बयान का एक हिस्सा ये है कि चीन, उनके बयान का एक हिस्सा है वो बिल्कुल हर जगह मीडिया में भी है कि चीन का जो ये रुख है, थोड़ी जो सख्ती है, ये 370 हटाए जाने के खिलाफ है। जी, जो उनके बयान का एक हिस्सा ये भी है। जी बिल्कुल। देखिए, हाँ, मैंने जैसे पहले भी बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर फारूक अब्दुल्ला साहब की या उनके वालिद साहब की जो कंट्रीब्यूशंस हैं टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करके हिंदुस्तान के साथ इल्हाक करने की, ये किसी के से छुपी हुई नहीं है, ना इसको कोई झुठला सकता है, चाहे कोई कितनी भी जज्बाती स्टेटमेंट्स दे दे या कुछ भी बताए। देखिए, लेकिन दूसरी बात है, जैसे मैंने पहले ही अपने स्टेटमेंट में कहा कि हमारे को चाइना या अमेरिका या किसी और तीसरे मुल्क की मदाखलत की जरूरत नहीं है इस मसले को हल करने के लिए। ये मसला, जैसे हम मरकजी हुकूमत ने भी बोला है, ये बायलैटरल मसला है, ये हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का मसला है। हम कहते हैं कि ये बातचीत के जरिए ये मसला हल होना चाहिए। ठीक है, हमने बार बार ये बात बोली है। आज हमने देखा है कि पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने बोला है कि हिंदुस्तान की तरफ से बातचीत की पहल करने के लिए एक दरखास्त उनके पास भेजी गई है, और ये बातचीत का सिलसिला जो है ये दोबारा शुरू होना चाहिए। आप देखिए, बीजेपी का दोगला जो रुख है, ये देखना बड़ा काबिले। देखिए, लफ्जों का चुनाव थोड़ा बेहतर हो तो बहुत अच्छा रहेगा। आप दो रुखी बात कह सकते हैं, दो सिमत या दोहरापन कह सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़िए। सभी से गुजारिश है हमारी, अपने अल्फाज का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि हमारे जो नाजरीन है बहुत मुहज्जब हैं, वो मुहज्जब बातें सुनना पसंद करते हैं। जी, दो मुही, हम ये बोलते हैं, चलो दो मुही बातें और दो रुखा जो इनका स्टैंड है वो देखिए। जब 370 और 35A को यहां से अनडेमोक्रेटिक, गैर जमहूरियत के तरीके के अंदर जब एबॉलिश किया गया, और उसके बाद 18 मुल्कों के एम्बेसडर्स को कश्मीर में एक पेड ट्रिप के ऊपर लाया गया, ये दिखाने के लिए कि कश्मीर में हालात कितने साजगार हैं। तो इंटरनेशनलाइज, कश्मीर इस मुद्दे को इंटरनेशनल करने के लिए, इसको पूरा बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसको हिट करने के लिए, इसकी मार्केटिंग करने के लिए बीजेपी से ज्यादा काम तो किसी और पार्टी ने किया ही नहीं है। आप चाइना की बात कर रहे हैं, बीजेपी ने तो 18 मुल्कों के एम्बेसडर्स को कश्मीर में लाया, वाजवान खिलाया और दिखाया कि देखो जी यहाँ पे इतना मसला है और देखो यहाँ पे क्या हालात हैं। मैं इसमें एक रिएक्शन लेना चाहूंगा जीएल रैना साहब से। जीएल रैना साहब, क्या ये जो बात कह रहे हैं मोहित भान साहब के, ये इस मसले को इंटरनेशनलाइज करने में बीजेपी का एक बड़ा रोल रहा है, क्या आप मानते हैं इसे? पहले तो जो वो पहले तो
नहीं, जो दो मुही बातें वो कह रहे थे कि जो महबूबा मुफ्ती जी एक तरफ कह रही थी कि ये बच्चे क्या टॉफी लेने जा रहे हैं या दूध के पैकेट लेने जा रहे थे, और दूसरी तरफ कहते हैं यहाँ तिरंगा को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। ये दो मुही कौन करता है? बाकी जो इंटरनेशनलाइज करने की ये जो बात करते हैं, ये इनका परसेप्शन नहीं, इनकी पार्टी पॉलिटिक्स के नाते वो कहे ऐसे। मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप दीजिए जवाब दीजिए मोहित भान, आप जवाब दीजिए। जम्मू कश्मीर हमेशा डिस्कस होता रहा है। हाँ जी, इन्होंने बोला कि महबूबा मुफ्ती ने बोला कि आप आर्मी कैंप में टॉफी लेने या दूध लेने गए। काउंटर किया है। उनका ये कहने का नजरिया, उनका कहने का जो इमोशन है वो एक माँ के नजरिए से था, एक माँ के दिल के नजरिए से था कि वो अपने बच्चों को नहीं चाहती थी कि वो किसी गोली का शिकार बने, सारे कश्मीरियों को पता है, जम्मू कश्मीर के लोगों को सबको पता है वो माँ की तरफ था। वो एक माँ का गुस्सा था, वो एक माँ का जज्बा था, वो एक माँ का जज्बात था अपने बच्चों के लिए। सब जानते हैं आर्मी कैंप के ऊपर कोई पथराव करने न जाएं, आप किसी आर्मी कैंप के ऊपर कोई हमला करने न जाएं, क्योंकि वहां से मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग मुद्दे से भटक जा रहे हों। फिर से मैं वापस रुख करूंगा कांग्रेस के तर्जुमान का रविंद्र शर्मा। एक बात अब जो है बार बार कही जाती रही है कई हलकों से कि ये कहना कि ये दो यानी हमारे बीच का मसला है, लेकिन अभी जैसे बात सामने आ गई कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने चीन का नाम ले लिया, तो जो पॉइंट मोहित भान उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी ऐसा हुआ कि इस मसले को इंटरनेशनलाइज कर दिया गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? बिल्कुल, ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी ने विदेशों से प्रमाण पत्र लेने का प्रयास किया, जबकि हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को एयरपोर्ट से वापस कर लिया, एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया। राहुल गांधी तक जी को वहां से वापस आना पड़ा, हमारे लीडर ऑपोजिशन गुलाम नबी आजाद को वहां से वापस आना पड़ा, ऑल पार्टी मेंबर पार्लियामेंट नहीं जा सके। लेकिन विदेशों के एम्बेसडर्स की क्या जरूरत थी? अगर हम मानते हैं कि हिंदुस्तान का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर, तो तीसरे पक्ष की हमको प्रमाण पत्र की क्या जरूरत है? हालात क्यों खराब हुए? ये भारतीय जनता पार्टी इसके जिम्मेदार है। आर्बिट्रेरीली, यूनिलैटरली एंड डेमोक्रेटिकली इन्होंने जो 70 साल से अरेंजमेंट था उसको खत्म किया। ये बात ठीक है, प्रधानमंत्री का पद उस वक्त हमारी सरकार ने, सादिक साहब ठीक कहा इन्होंने, उस डिबेट में हम नहीं है, वो खत्म हुआ। लेकिन वो परिवार, वो पॉलिटिकल पार्टी, वो लीडरशिप जो हिंदुस्तान के साथ रही, और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फारूक अब्दुल्ला का तर्जुमानी नहीं करता, लेकिन जिनेवा तक वो पाकिस्तान के खिलाफ गए, उनके वालिद साहब भी गए, वाजपेयी साहब और वो गए। आज इनके प्रवक्ता जी बड़े आसानी से कह देते हैं हम कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तानी मानते हैं, हिंदुस्तान के साथ जोड़ते हैं, और ये इतने बड़े कदावर नेता को देशद्रोही और सब कुछ कहने में इनको मजा आता है। इसलिए आप क्यों जम्मू कश्मीर को तबाह कर रहे हैं? ठीक है, मेरे पास अब वक्त कम रह गया है, मैं फाइनल कमेंट के लिए आप सभी के पास बारी बारी से आ रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि मोहित भान आप अपनी बात को कंक्लूड करें। दो बातें हैं, एक तो फारूक अब्दुल्ला का बयान, चीन का नाम लेना, और किस वजह से यह बयान दिया, उसके पीछे जो उनका यह कहना है कि हमारे लोगों को कुछ मदद मिल जाएगी, ये क्या इसका पर्पस है और किस तरह से आप इसे कंडेम करेंगे या आप इसकी हिमायत करेंगे? 20 सेकेंड्स टू यू, मोहित भान। देखिए जी, मैंने इसका जो कंडेमनेशन था इसका कंडेमनेशन मैं वो कर दिया हूं। अब जो हालात आज बदतर हैं, ये बद से बदतर ना हो जाएं, इससे पहले मरकजी हुकूमत को एक पॉलिटिकल डायलॉग अपना शुरू करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जी जो 1 साल से बंद है उनको रिलीज करना चाहिए। सारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जेलों में बाहर भी बंद है उनको रिलीज करना चाहिए, और एक बातचीत का सिलसिला जो है ये पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ जम्मू कश्मीर में शुरू करना चाहिए। हमारा जो स्टेटहुड का दर्जा है ये वापस देना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि जो 1 साल के बाद भी 370 और 35 से हटाने के बाद हालात में कोई सुधार नहीं हुआ है, बद से बदतर हो गए हैं। आज श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जहां पे पिछले, ठीक है, मैं माजरत चाहूंगा, वक्त की कमी रह गई है। जीएल रैना साहब, फाइनल कमेंट। क्या एक बार फिर से कश्मीर का मसला बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया है, फिर से डायलॉग्स की बातें आने लगी हैं, क्या कहना चाहेंगे? फाइनल कमेंट। देखिए, इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ अपोजिशन लीडर्स जैसे फारूक साहब की तरह की जो अपने करतूतों के कारण ये जो सिचुएशन को ठीक नहीं होने दे रहे हैं, अदरवाइज आम आदमी, कश्मीर, जम्मू कश्मीर का आम सिटीजन
पीस चाहता है, वो हालात को ठीक होने के लिए इन्वॉल्वमेंट चाहता है, पार्टिसिपेशन कर रहा है, और उसके एग्जाम्पल्स एक नहीं हजारों हमारे सामने है। वो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में विश्वास रखता है, और ये आने वाले दिनों में और इंप्रूव हो जाएगा। और रियल डेमोक्रेसी जिसको कह सकते हैं, फाइनल कमेंट जावेद बेग साहब, पॉलिटिकल एनालिस्ट जावेद साहब, फाइनल कमेंट 20 सेकंड्स प्लीज। खुद कहा है। जी, मैं फिर यही कहूंगा कि हम सख्त मजम्मत करते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब के ऐसे इरेस्पॉन्सिबल कमेंट की, और मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के जितने पॉलिटिकल लीडर्स बंद है उन्हें जल्दी से रिहा किया जाए। चाइना का कोई स्टेक ही नहीं है यहां पे, बल्कि चाइना ने हमारे एक हिस्से को इलीगली ऑक्यूपाई किया है, अक्साई चीन को। हमारे गुयूर अवाम को पता है कि चाइना कितना इंसानियत दुश्मन है और कितना इस्लाम दुश्मन है। चाइना को कोई पसंद नहीं करता है, कोई पसंद नहीं करता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।